Hello students, I am Mrs. Kiran Raj on your plus 2 faculty member now presenting our answer key of Hindi second sitting 20 February 2023। आज आप लोगों का द्वितीय पाली में जो हिंदी का क्वेश्चन आया है और जो MCQs में आए हैं उसका जो है वो अब हम लोग जो है वो एनालिसिस करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे थे और उसका आंसर्स देखेंगे। और ये बहुत ही हम लोग फास्टली देखेंगे, सारे ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी जो है आपके जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जो है फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों के जो है वो आंसर की अपलोड कर दिए गए हैं। और इसके आज हिंदी के लिए जो मैं कल गेस करी थी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं 8 वीडियो जो है मैं करंटली भी डाली थी और हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में भी मैं डाली हुई थी। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा वो काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो जो है वो वाकई बहुत खुश थे कि जो है वो मैम बहुत अच्छा क्वेश्चंस था और हम लोगों ने जिस पैटर्न से तैयारी की थी वो बहुत ही अच्छे से वो रिपीट हो गया। तो आशा करती हूँ कि जो है वो आप अपनी तैयारी को बना के रखेंगे। किरण स्कॉलर सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के जो है वो आंसर्स की इस पे भी अपलोड होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना हिंदी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और इसका पहला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग अभी जस्ट जानेंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को जो है वो हम लोग ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिया है कि वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि उच्चारण जो है वो वर्णों का ही होता है और उसके समूह को जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भ का उच्चारण स्थान क्या है। आप सब जानते हैं कि प वर्ग के जितने भी शब्द जो अक्षर होते हैं, सब नहीं अक्षर जितने होते हैं उसके सब के जो है वो उच्चारण स्थान ओष्ठक होते हैं। अब ल के लिए जो है वो ल कौन सा व्यंजन है, तो य और लव जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसकी ध्वनि जो है वो ध्वनि स्वर, किसकी अंतिम स्वर ध्वनि होती है। इसमें थोड़ा सा जो है वो अंतिम ध्वनि स्वर होती है, ये मुझे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि जो वो संयुक्त व्यंजन जैसे च, छ, ज, छत्र, जिसका भी हम लोग उच्चारण करते हैं अ का जो है वो होता ही है। हमारे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, लेकिन जो है वो इसका मैं सही और भी मैं इस पर जो है वो एनालिसिस करके फिर मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगी। मेरे हिसाब से संयुक्त होना चाहिए, संपृक्त और बद्धाक्षर, युग्मक, मुक्ताक्षर। तो ये मैं जो है वो आपको देख करके जो है वो सर्च करूँगी, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी। वो जो ध्यान दिया, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अंतिम ध्वनि तो संयुक्त की होती है, लेकिन इसने संयुक्त नहीं लिखा है, यहाँ संपृक्त लिखा है। और ये दो व्यंजनों के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो है, इसलिए जो है यहाँ पे संयुक्ताक्षर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मुक्ताक्षर होगा। क्योंकि कोई भी मुक्ताक्षर जैसे क, ख, ग, ये सब जो है वो हम जब भी उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनियाँ जो है वो अंतिम ध्वनि क्या होती है, ये होती है, स्वर होती है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब महाशय का जो है वो महाशय का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाजोड़ आशय हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो एक मात्रिक उच्चारण को जो है वो हर्षव कहते हैं। उसके क्षत्रज्ञ कौन से व्यंजन है, तो ये जो है वो संयुक्त व्यंजन है। क्षत्रज्ञ 7 नंबर का। 8 नंबर का देखेंगे, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो कवित्री है। उसके 9 में देखेंगे, 8 हो गए, विराम चिन्ह का जो है वो ऐसा होता है। उसके 10वां देखेंगे कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रभाव कौन सा लिंग है, तो प्रभाव जो है वो हमारे हिसाब से पुल्लिंग है। 12 नंबर में देखेंगे आम्र क्या है, तो आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। म्र, जहाँ ये मैं आपको बताई थी भी तत्सम और तद्भव जब पढ़ाई थी उसमें मैं बताई थी कि जहाँ पे ये वाला र होगा, र का जितना जो क्र है और ये
जो ये रॉ वाला फॉर्म है ये जो है तत्सम में आते हैं। उसके बाद इसलिए जब आम्र शब्द क्या है तो तत्सम शब्द है। भगवान, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा तो भगवती हो जाएगा। कारक जो है वो कितने हैं तो 8 हैं। श्याम कलम से लिखता है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण कारक हो गया आपका। 15 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर नदी शब्द का जो है वो बहुवचन क्या होगा तो नदियाँ हो जाएगा 16 का। 17 का जो है वो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा सूर्या होगा। 18 में जो है जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो यह मेरा छोटा भाई अमित है, तो इसमें जो किस सर्वनाम का उदाहरण है तो ये जो है वो निश्चय, यह जो है वो निश्चय है, यानी कि यह दिखा के बोला जा रहा है, निश्चय है। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए 20 नंबर में आप देखेंगे कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का है तो दुखी लोगों की मदद करो, तो यहाँ पे सर्वनाम का जो है वो कोई प्रयोग नहीं किया गया, संख्या का भी प्रयोग नहीं है, परिमाण का भी है, तो गुणवाचक विशेषण है। परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक हो जाएगा। क्रिया का मूल क्या है तो क्रिया का मूल जो होता है वो धातु होता है। उसके बाद जो है वो 23 में देखेंगे कि शिवम आ रहा होगा, ये जो है वो आएगा नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे भविष्यत नहीं भूतकाल होगा। आ रहा होगा मतलब अभी आया नहीं है ना, अभी आया नहीं है, आ रहा होगा यानी कि अभी अभी काम हो रहा है, होने वाला भी नहीं है, ये हमारे हिसाब से वर्तमान काल होना चाहिए। आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है भी नहीं है आपका, आ चुका भी नहीं है, आ रहा होगा, तो मैंने जो है वो इस हिसाब से भविष्यत जो है वो मुझे लग रहा है कि भविष्यत है। आप भी जो है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आ रहा होगा मतलब अभी आया नहीं है, आ रहा नहीं है, आ चुका नहीं है, आ रहा होगा, वो होगा मतलब कंफर्म नहीं है, इससे भविष्यत काल है। ठीक है, उसके बाद फिर 24 में देखेंगे आप, 24 में क्या है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं तो सकर्मक कहते हैं। 25 में देखेंगे क्या खाया, तो अगर आम खाया होता तो सकर्मक हो जाता है, लेकिन क्या खाया यानी खाया तो है, क्रिया हुआ है, लेकिन क्या किस कर्म के साथ में हुआ है, किसके साथ में, वो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 26 में जो है वो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति जो थे वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले सभी थे। इसके 27 में देखेंगे हु आर सुद्राज, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। उसके बाद 28 में देखेंगे जो है वो हम लोग नलिन मिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था तो रत्नावती शर्मा था। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी तो सुशील थी। मदन किसका बेटा था तो गिरधर का बेटा था। ठीक है, उसके बाद 31 का देखेंगे वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होगा तो परिचित होगा। वाकिफ है वो हमारे स्वभाव से वाकिफ है, वो हमारे स्वभाव से परिचित है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि वाकिफ शब्द मतलब वो हमारे स्वभाव से वाकिफ है, यानी वो हमारे स्वभाव से परिचित है कि मुझे जो है वो क्या गलत चीज़ अच्छा नहीं लगता है। 32 का देखेंगे कितने वर्ष की उम्र में जो है वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। ये जो है मुझे लग रहा है कि 16 या 17 वर्ष होगा, आप कंफर्म करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसलिए ये होमवर्क। हकर्स क्या थे तो हकर्स जो है वो क्या थे, भूवैज्ञानिक थे कि पुरातत्व ये थे। चलिए 32 का देखते हैं कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था तो 18 वर्ष की उम्र में किया था। और हकर्स क्या थे 33 में देखेंगे हकर्स क्या थे तो हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। उसके बाद नीवरंश विद्या का संबंध किससे था तो मानव विज्ञान से था। कामसूत्र के रचयिता कौन थे तो वात्स्यानंद थे। 36 का देखेंगे हम लोग शिक्षक का क्या अर्थ होता है तो आलता होता है। 37 का मराठी, नेपाली और मेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या थी तो देवनागरी थी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है।
39 में देखेंगे कि निर्मला कौन थी, तो वो लेखक की पत्नी थी। 39 का जो है वो निर्मला लेखक की पत्नी थी। उसके बाद 40 में देखेंगे हम लोग, 40 का आपका सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत की रचना है। एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप में है। 42 का टॉल्स्टॉय कौन थे, तो रूसी लेखक थे। 43 का देखेंगे कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, तो साहित्य संबद्ध है। उसके बाद फिर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म जो है वो 1938 में हुआ था। उसके बाद 46 का जो है वो हम लोग देखेंगे अभिनव क्या है, तो वो ईसाई मठ है। उसके बाद 47 में देखेंगे कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था, तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन गुणाकर मूले ने किया था। उसके बाद फिर जो है वो 48 में देखेंगे हम लोग, 48 का क्वेश्चन देखेंगे, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, 1999 में प्राप्त हुआ, परंतु ये ऑप्शन नहीं है इसलिए आप 1994 लगाएंगे लास्ट में। वैसे इसका सबको उत्तर मिलना चाहिए, आंसर क्वेश्चन नंबर मिलना चाहिए। 49 का देखेंगे, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, तो ये व्यक्ति चित्र है। 50 में देखेंगे कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, यह जो है आप ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाई हुई हूँ, आप ये बता सकते हो कि जो है वो ये पंक्ति जो है वो किस पाठ से ली गई है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 51 का वह खा चुका था, यानी कि वो भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। 53 का देखेंगे कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। 54 का सुजांश शब्द में उपसर्ग क्या है, तो शु है। ये सब सारा चीज़ मैं करवा चुकी हूँ और कल भी मैं बहुत सारा MCQ करवाई हूँ आपको प्रैक्टिस, उससे जो है वो बहुत ही क्वेश्चन आ चुके हैं और लेखक रचना के भी आ चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय के भी आ चुके हैं, आपके जो है वो ये मुहावरे से भी आए हैं। उसके बाद फिर देखिए आप समझौता का भी क्वेश्चन है। देखिए समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो मैं आपको बताई थी कि मूल शब्द को छांट करके जो है वो जो बचता है वो जो है वो प्रत्यय होता है, तो समझ जोड़ होता, आपका भी आंसर सही हो जाएगा। 55 का समझौता समझ जोड़ औता, यानी कि 55 का जो है वो औता आपका सही आंसर होगा। 55 के बाद 56 का जो है वो उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, उपेक्षित है। ठीक है, उसके बाद 57 में देखेंगे आप संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो मेल होता है। परमेश्वर का जो है वो कौन, परम परमेश्वर कौन है, जो परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय समास में बनाएंगे। उसके बाद शिव पार्वती कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। मैं आपको ये वीडियो शूट कर चुकी थी, लेकिन इस वीडियो में जो है वो अपलोडिंग में कुछ मिस्टेक हुआ, जिसके कारण मुझे फिर से जो है वो अपलोड करना पड़ रहा है ये वीडियो। इट्स टू टाइम टेकिंग, ये फिर से जो है वो मेरा समय ले रहा है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ आप उसको जो है वो तवज्जो दे सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, तभी मैं आपके लिए जो है वो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँगी, जिससे कि आपकी समझ और अच्छी तरह से विकसित हो। सो एवरीवन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। नाउ 60 में देखेंगे, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो क्या होंगे, पदबंध होंगे। 61 का जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य जो है वो आप इसमें से जो है वो 2 में कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप जो है वो कंफर्म करके हमें बताएंगे कि आपके हिसाब से ये कौन सा सही है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों ने सही किया है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अभिलाषा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे आधुनिक। 64 का देखेंगे कि जो है वो आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो प्राचीन है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज है। 60 अपना किया पाना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कर्म का फल भोगना है। उसके बाद फिर विधवा का विलोम शब्द क्या होगा, सधवा होगा। रात का पर्यायवाची क्या होगा, रजनी होगा। मैं पर्यायवाची विलोम सारा शब्द करवाई हूँ। उसके बाद जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उन्हें कोई भी व्याकरण में जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
बिना अंकुश का यानी कि निरंकुश। उसके बाद 70 का जो है फूक फूक कर पैर रखना यानी कि सोच विचार कर काम करना। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तो ननकाना साहब था पाकिस्तान में। ननकाना साहब अब कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद तिहुरपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीनों लोग हैं। 74 का भी डी होगा। यहाँ तक मैं बना चुकी हूँ, मैं एडिट करूँगी अब। 73 का तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तिहुपुर शब्द का जो है वो अर्थ है तीनों तीनों लोग। उसके बाद 74 का देखेंगे, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश। ये जो है वो किस कविता की पंक्ति है? तो ये स्वदेशी कविता की पंक्ति है। गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 76 का देखेंगे, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता जो है वो अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। उसके बाद फिर जो है वो 77 का देखेंगे हम लोग, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 78 का हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हिरानंद अगय है। और अगय का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में होता। 80 में जो है वो देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का जो है वो चित्रण करती है। आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 80 के बाद जो है हम लोग 81 देखेंगे। पुष्करणी जो है वो किसकी रचना है? तो अगय की रचना है। पुष्करणी जो है वो अगय की रचना है। डी आंसर सही हो जाएगा। 82 का मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो ये जो है वो आपका मनुष्य और सभ्यता की विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता जो है वो कौन सी है? ये आप होमवर्क बताएंगे हमें। 83 का देखेंगे, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जो है वो नगर संवेदना के कवि है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से ली गई है? 85 का हो जाएगा। 86 का जो है वो नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता से है? तो लौट कर आऊँगा से जो है वो आऊँगा फिर से ली गई है। उसके बाद रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जो है वो जोसेफ रिल्के। 87 का जो है वो बी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो 88 का देखेंगे, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसका है? तो ये जो है वो रेनर मारिया रिल्के का है। उसके बाद 88 का जो है वो 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 के बाद 89 का देखेंगे, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक कौन थे? तो प्रयाग शुक्ल हैं। उसके बाद 90 में देखेंगे हम लोग, 90 में देखेंगे कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगह के ड को बेटा क्या समझता है? तो माँ समझता है। मगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही। यह कथन किसका है? तो यह कैलाश का कथन है। 92 का जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ की रचनाकार का नाम क्या है? तो सातकोड़ी होता है, उनके रचनाकार हैं। उसके ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध के टूटने की बात की गई है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू जो था वो मंगू की बड़ी बहन का नाम था। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन था। एस रंगराजन जो था वो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम था। ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन जो है वो आप पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अम्माल जो है वो नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो मुना डिप्टीट था। ये हो जाएगा। 99 का धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता को क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो अपने पुत्र को देखकर रुआसी हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता ने के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था।
नाउ मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि एवरीवन, जिसको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही जो है वो एमसीक्यू अभी जस्ट मैं कुछ ही देर में जो है वो फर्स्ट सिटिंग का भी जो है वो हिंदी का जो है वो डालने वाली हूँ, और इसके साथ साथ जो है वो हम लोग संस्कृत का भी जो है वो कुछ एमसीक्यू का तैयारी करेंगे, जो आपके लिए कल के लिए बहुत उपयोगी होगा. सो स्टे ट्यून्ड किरण स्कॉलर चैनल, सब्सक्राइब इट and press bell icon so that you get all the notification at the time. Thank you very much.